नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, मिस्र की सभ्यता का एक भाग हमने कर लिया था और आज आपकी मिस्र की सभ्यता का दूसरा भाग है। इसके अंदर देखिए दोस्तों कि मध्य राज्य जो है 11वें और 12वें जो राजवंश था इसको मध्य राज्य के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आपको एक शासक का नाम ध्यान रखना है, आमेन महित। आमेन महित जो शासक है वो 12वें वंश का संस्थापक है। तो 12वें वंश का संस्थापक कौन है जिसको मध्य राज्य कहते हैं? आमेन हतीब। राजधानी इसकी क्या थी? अथतोई, ये इसकी राजधानी। लक्सर के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये वाला प्रश्न इस बार एग्जाम में आएगा, आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम में आया था वो आपको पता है स्थापत्य कला से ही प्रश्न पूछा गया था। तो इस बार ये मोस्ट हो जाता है। लक्सर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण आमेन महित ने करवाया था। अमन को अमन को प्रधान देवता अमोन रा इसने घोषित कर दिया। आपको पता है कि इससे पहले रे की पूजा होती थी, तो इसने क्या किया, अमन और रे को मिलाकर अमन रे नाम से एक देवता बना दिया। तबीयत थोड़ी सी खराब थी दोस्तों कुछ दिनों से, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं। आपको बोला था अगले दिन ही पढ़ाने का, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। सदैव राजधानी से बाहर रहकर प्रजा कल्याण में रहा या फिर शत्रुओं का दमन करता रहा। आमेन महित। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है आमेन महित के बारे में। क्या ध्यान रखनी है? एक तो लक्सर के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, और अमन को प्रधान देवता बनाकर अमन रे की पूजा किसने आरंभ करवाई? तो आमन महित ने। 13वें राजवंश का संस्थापक था सनसेट तृतीय। अब जो सनसेट तृतीय है ना, इसने क्या किया, नील नदी के दूसरे प्रपात तक अपने राज्य का विस्तार पहुंचा दिया। इसका उत्तराधिकारी हुआ था आमेन महित चतुर्थ। इसने नील नदी के तीसरे प्रपात तक। अब आपको एक बताता हूँ दोस्तों ट्रिक। सनसेट तृतीय है तो ये तृतीय, लेकिन किस तक पहुंचाएगा? दूसरे तक, यानी एक कम करना है। इसी तरह आमेन महित ये कौन सा है? चतुर्थ। और किस प्रपात तक अपने राज्य को लेकर जाएगा? तीसरे तक। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मिलाकर याद कर लेना। आमेन महित चतुर्थ ने मोहरिस झील पर बांध बनाया और नील नदी में डाला। फ्यूम में मनुष्य के चेहरे के शेर की मूर्ति इसने बनाई। मिस्र में खानों की खुदाई भी इसने ही प्रारंभ करवाई थी। तो ये आपका हो गया आमेन महित चतुर्थ के बारे में। फ्यूम वाला देख लेना, ये थोड़ा सा फ्यूम वाला अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। अब है हिक्सस आक्रमणकारी। तो हिक्सस कहाँ के थे? सीरिया के थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सीरिया के हिक्सास लोगों ने 1700 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र पर अधिकार कर लिया और 150 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। जोसेफ जो एक इतिहासकार था, इसने नाम दिया था हिस्कस इनको। धार्मिक भाषा में हिस्कस का अर्थ क्या होता है? तो हिस्कस का मतलब होता है दोस्तों गडरिया राजा, और मिस्री भाषा में इसका अर्थ होता है विदेशी शासक। अहमीज प्रथम जिसको आईमीज के नाम से भी जानते हैं, 18वें राजवंश की नींव डाली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शासक है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है मैंने, क्योंकि इसका जो काल है दोस्तों स्वर्णयुग कहा जाता है मिस्र का काल। किसका? अहमीज प्रथम का। इसने सामंत शाही का अंत किया, संपूर्ण देश में सैनिकवाद का प्रचार किया। ये ध्यान रखना आप अहमीज प्रथम के बारे में। तुतमोस प्रथम, इसको थटमीज प्रथम भी बोलते हैं, तुतमोस प्रथम भी बोलते हैं। मिस्री साम्राज्य में चौथे प्रपात तक इन्होंने पहुंचा दिया। सीरिया से कर वसूला और थेबीज में आलीशान मंदिर का निर्माण करवाया। तो तुतमोस प्रथम या थटमीज प्रथम, इसने चौथे प्रपात तक पहुंचाया, और जो थेबीज का आलीशान मंदिर है वो तुतमोस प्रथम के द्वारा ही बनाया गया है। हापसेप जो है वो 18वें राजवंश के राजा तुतमोस प्रथम की बेटी थी। अब ये तुतमोस प्रथम की बेटी होती है, तो तुतमोस प्रथम ने क्या किया, अपना एक पुत्र था तुतमोस तृतीय, ठीक है, इसके साथ इसका विवाह कर दिया।
और मिस्र के अंदर तो भाई बहन का विवाह वैसे भी होता चला आ रहा था। हापसेपसुत को विश्व की प्रथम महिला सम्राज्ञी कहा जाता है। दरबारी उसे ईश्वर की पत्नी के रूप में पुकारते थे। राजधानी कारनाक में नुकीली मीनार का इसने निर्माण करवाया और शीर्ष भाग को सोने व चांदी से सजावट करवाई। पश्चिमी थीबस, थीबस के अंदर पश्चिम में दर अल बहरी नामक शानदार मंदिर का निर्माण करवाया। प्रधानमंत्री इसका था हापुसेनब, और हापुसेनब था ना, इसका विशेष कृपा पात्र था। अब आप समझ ही गए हो कृपा पात्र से। अब है तुतमोस तृतीय। तुतमोस तृतीय इसका पति जो था, हापसेपसुत का पति। हापसेपसुत का पति है ना तुतमोस तृतीय। जब इसकी मृत्यु हुई तो ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि बेचारे का जीना आराम कर दिया था इसने। मंदिरों से उसका नाम भी हटा देता है। मिस्र में प्रथम सेना नायक, प्रथम विजेता, संसार का प्रथम साम्राज्य निर्माता, ये उपाधियां मिली थी तुतमोस तृतीय को। विल ड्यूरेंट ने प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा है। इतने युद्ध इसने लड़ लिए थे, इसलिए इसको प्रथम सेना नायक या फिर मिस्र का नेपोलियन विल ड्यूरेंट के द्वारा कहा गया। बस इतना ही है। अमन हातेप तृतीय। अमन हातेप तृतीय सीरिया के विद्रोह को ये दबा देता है। मिस्र का शाहजहां कहलाया ये। अमन हातेप तृतीय जो है ना, मिस्र का शाहजहां कहलाया। स्वर्ण सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पत्नी थी इसकी टाई, राजकीय मामलों में हमेशा सक्रिय रहती थी। अब है आमेन हातेप चतुर्थ। आमेन हातेप चतुर्थ को मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। हालांकि आमेन हातेप तृतीय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चतुर्थ और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने अमन के स्थान पर, आपको पता है अमन रे की पूजा 12वें राजवंश के अंदर चालू करवाई गई थी। तो अमन के स्थान पर इसने अतन, अतन कह दो या एटन कह दो, ठीक है, नामक सूर्य देवता, जो उसको निराकार, यानी कि कोई मूर्ति नहीं उसकी, केवल निराकार रूप में आरंभ करवा दी पूजा। किसकी? अटन की। अटन देवता के प्रति श्रद्धा से अपना नाम अखनाटन इसने बदल कर रख लिया अमन हातेप चतुर्थ ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और हर बार एग्जाम में आता है दिल्ली में, तो दिल्ली पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है। राजधानी इसने अखनाटन ही बना दी। इसका मतलब होता है एटन का क्षितिज। इसको अलअमना भी कहते हैं, आधुनिक नाम इसका अलअमना है। तो अलअमना राजधानी किसने बनाई? अखनाटन ने। प्राचीन विश्व इतिहास का प्रथम धार्मिक व्यक्ति भी इसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। तुतन खातन। अब ये जो तुतन खातन आया है ना, अखनाटन के बाद में राजा बना। इसने जो अखनाटन का नया धर्म था और नई राजधानी थी अलअमना, दोनों का ही त्याग कर दिया और अमन व थीबस को वापस राजधानी बनाई। ठीक है, तूतन खातन ने। अखनाटन की मम्मी के चारों ओर लिपटे सोने के पट्टों को काट दिया ताकि उसकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में प्रवेश न कर सके। तो अखनाटन की मम्मी को किसने नुकसान पहुंचाया, इस तरह से पर्सन आए, तो आपको क्या नाम रखना है दोस्तों? याद, तुतन खातन। तुतन खातन जो है, इसकी प्रसिद्ध कब्र की खोज 1922 में हावर्ड कार्टर के द्वारा की गई थी। हावर्ड कार्टर ने तुतन खातन की मम्मी को 7 संदूकों के अंदर रखा हुआ पाया, जो कि परत दर परत थी, एक के अंदर दूसरी संदूक, इस तरह से। होरन देव, होरन देव है ना, ये कोई राजा नहीं था, ये था एक सेनापति। इसने अखनाटन की बहन से शादी की और रामराज प्रथम के नाम से इसने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया। अब ये जो रामराज प्रथम है ना, ये 19वें वंश का संस्थापक था। रामराज द्वितीय के काल को समेटिक जाति से युद्ध व संधि का वर्णन मिलता है। इतिहास में पहला युद्ध का वर्णन इसी के काल का हमें प्राप्त होता है, रामराज द्वितीय। अब रामराज तृतीय जो था, इसने समुद्री सेना का गठन किया था। षड्यंत्र से
इसकी जो नई रानी थी रामराज तृतीय को मार डालती है 332 ईसा पूर्व। 332 ईसा पूर्व के अंदर क्या होता है, पहले भी आपको मैंने बताया दोस्तों कि सिकंदर का आक्रमण कब होता है, ये आप ध्यान रखें। तो 332 ईसा पूर्व। इसकी मृत्यु के बाद पिटोलेमी राजवंश का शासन हुआ 30 वर्ष में, 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा नाम से एक रानी थी, इसकी मृत्यु हो जाती है 30 ईसा पूर्व में। मिस्र की रानी थी, तो मिस्र की जो सत्ता है वो दोस्तों रोमन साम्राज्य के पास है, चली जाती है। अब ये जो क्लियोपेट्रा है इसके बारे में देखो आप। क्लियोपेट्रा 51 से 30 ईसा पूर्व इसका काल रहता है। महत्वाकांक्षी मिस्री सुंदरी थी। यही प्रश्न सीधा पूछा, क्लियोपेट्रा कहाँ की शासिका थी, स्कूल व्याख्याता में। पति था टोलमी 14, युद्ध के अंदर मारा गया दोस्तों। अब टोलमी 13 इससे शादी कर लेता क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अब रोम का एक राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर, और इसके दोनों के अवैवाहिक संबंध थे, अवैधानिक। टोलमी 13 को मरवा दिया। किसने मरवाया? जूलियस सीजर ने। और सीजर की मृत्यु के बाद रोम के नए शासक एंटोनी इसके ऊपर मोहित हो गया, और एंटोनी और क्लियोपेट्रा दोनों ने बाद में शादी कर ली थी और आत्महत्या कर ली दोनों ने, एंटोनी ने भी। ठीक है, आपको रोम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा साथ में। शासन व्यवस्था देखिए, शासन व्यवस्था के अंदर केंद्र के अंदर जो था सम्राट, उसको फराउ कहते थे। ईश्वर का प्रतिनिधि रे का पुत्र माना जाता था। एक आएगा आपका नाम लिखा हुआ पेर ओ, जिसका नाम होता है बड़ा घर। तो फराउ शब्द की उत्पत्ति पेर ओ से हुई है। मिस्र की शासन व्यवस्था थियोक्रेसी धर्मतंत्र पर आधारित थी। शरीर पिरामिड के अंदर सुरक्षित रखा जाता था। पंचम राजवंश में फराव की शक्ति में कमी व पुरोहितों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 12वें राजवंश का संस्थापक था अमेनमहेत, यहाँ पर सही नहीं लिखा है, अमेनमहेत प्रथम ने यह कहा था, मेरे राज्य में ना तो कोई भूखा है और न ही कोई प्यासा है, सभी लोग शांति से जीवन बिताते हैं। फराव के बाद महत्वपूर्ण पद वजीर का होता था। वजीर थे दो तरह से, एक तो राजधानी में रहते थे और एक नीचे रहते थे हेलियोपोलिस में, दक्षिण में। शुरू क्या था? शुरू जो था एक परिषद थी बूढ़े लोगों की, जो प्रशासन में राजा की सहायता करती थी, सरु नाम से। तो ये मोस्ट है। नोम, नोम प्रांतों को कहते थे, और कितने नोम थे मिस्र में? 40 नोम थे। नामेन प्रांतों के सूबेदार नामेन के नाम से जाने जाते थे। प्रारंभ में सेना सामंती ढंग से पुरोहितों पर निर्भर थी। 12वें राजवंश ने स्थायी सेना प्रारंभ की, और सामंतवाद का समाप्त किसने किया था? उसी ने, जिसका काल श्रवण काल कहलाता है दोस्तों। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही। हिक्सस लोगों के साथ घोड़े व रथ आने से निपुणता बढ़ी सेना में। समाज 7 वर्गों में बंटा था। अब ये वर्ग लिखे हुए हैं 7, इनको आप देख लो। राज परिवार, पुरोहित, सैनिक अधिकारी, सामंत, मध्यम वर्ग, मजदूर और दास, ये 7 वर्ग थे। पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा विवाह हुए थे, बहुतों के हुए थे। ठीक है। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। वंशागुत में माँ सीधे कन्या की संपत्ति की अधिकार थी। ये बड़ा मोस्ट है, मात्र सत्तात्मक यहीं से। मैक्स मुलर ने एक कथन कहा था कि अन्य जाति में स्त्रियों को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मिस्रियों में मिला था। तो स्त्रियों के रूप में मात्र प्रधानता थी। ये लिखा भी है, मिस्र की ही देन है। समाज का गठन व मात्र प्रधानता किसकी देन है? मिस्र की ही देन है। पूजनीय होने के कारण गाय का मांस नहीं खाते थे। एपिस पूजा, सबसे पहले गाय पूजा मिस्र ने ही चालू की थी।
जौ से बनी शराब का सेवन करते थे। मनोरंजन किस तो मनोरंजन दोस्तों वाद्य, नृत्य, कुश्ती, जुआ आदि, चिड़ियों की लड़ाई। भाई बहन से गोत्र विवाह प्रथा आरंभ थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। कला व कौशल, तांबे व टीन मिलाकर कांसा बनाते थे तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। लकड़ी पर नक्काशी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वेतन अनाज के रूप में दिया जाता था, लेन देन धातुओं के छल्लों का प्रयोग किया जाता था। अब विशाल पिरामिड, बांध, देव मंदिर, इनका निर्माण करवाया। अब पिरामिड, पिरामिड मिस्री भाषा में पिरेमस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा। और यूनानी भाषा में यदि बात करें तो गेहूं की रोटी, पिरामिड का मतलब यूनानी भाषा में क्या है, गेहूं की रोटी। फराओ की आत्मा की सुविधा के लिए, आत्मा को क्या बोलते हैं, का। मिस्र में मकान ईंटों के थे और पिरामिड पत्थरों के बने हैं। नेपोलियन ने कहा था मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है। पिरामिड काल कहाँ से कहाँ तक था, तीसरे से छठा राजवंश पिरामिड काल के नाम से जाना गया। चौथे वंश का संस्थापक खुफरू खियोप्स या चियोप्स, ये मैंने पहले ही बताया था। इसने गीजे का पिरामिड बनाया जो सबसे ऊंचा है। प्राचीन नाम मोम्फिस कहलाता है। तो मोम्फिस का पिरामिड किसने बनाया, ये भी आता है प्रश्न। हेरोडोटस ने कहा था इनको बनाने के लिए 1 लाख लोगों ने 20 सालों तक कठिन परिश्रम किया है। नरसिंह मार्क, जिसको स्फिंक्स कहते हैं, इसका अर्थ है जीवंत प्रतिमा दोस्तों। सिर है खाफरे का और काया है शेर की। यह स्मारक खाफरे के पहले का है, तो चियोप्स ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मिस्र की विराट स्थापत्य कला नूबिया से पकड़कर लाए गए दासों के कठोर परिश्रम का उदाहरण माना जाता है। इनकी ही देन है। दासों को लगाए रखते थे रात दिन वो काम करने के लिए बेचारों को। मकबरे, मिस्र में 2 प्रकार के मकबरे बनाए जाते थे। एक था मस्तबा, ये वाला भी प्रश्न एग्जाम में आया है, और एक था शाही पिरामिड। तो ये तो राजा का होता था, और ये किसका होता था, जो अमीर वर्ग थे, कुलीन वर्ग, चित्रित दीवारों की। ठीक है। अब है हेरोडोटस ने मिस्र के पिरामिडों को उजड़ा हुआ पाया जब उन्होंने वहाँ पर भ्रमण किया। पुरोहितों ने लुटेरे से मम्मी को बचाकर गुप्त स्थान पर रख दिया था और गुप्त दरवाजे बना दिए थे। इतने दरवाजे बनाए थे दोस्तों कि बोर हो गए ढूंढते ढूंढते। अब इसमें घुसे, किसमें घुसे, इसमें घुसे, किसमें। और इन सब दरवाज़ों के बीच में एक अलग से दरवाज़ा इस तरह से नीचे बनाया था, तो लुटेरों को मिला नहीं वो, नहीं तो ये सब को उखाड़ कर जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं उनको ले जाते। तो इन मम्मियों की जो खोज है दोस्तों, ये की थी मेस्पेरो ने। गेस्टन मेस्पेरो को दिया जाता है इसका विवरण, जो श्रेय है। नील नदी के किनारे करनाक और अब्बू सिम्बिल मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। तो करनाक मंदिर देखो, करनाक मंदिर संसार की सबसे विशालतम स्तंभशाला कहा जाता है करनाक मंदिर को। रमीसस द्वितीय ने करनाक में प्रारंभ किए गए कार्य को पूरा करवाया। रमीसस द्वितीय इंपॉर्टेंट है भाई, चट्टान को काटकर अब्बू सिम्बिल मंदिर बनवाया था। अब है अब्बू सिम्बिल मंदिर। अब्बू सिम्बिल मंदिर उगते सूर्य का मंदिर कहा जाता है, और आसवन बांध के कारण ये देखिए यूनेस्को ने इसका मूल स्थान बदल दिया। लक्सोर का मंदिर भी, या लव सोसार का मंदिर, आमेन हातेप तृतीय ने बनाया। यह आपको बताया भी था, उससे मैं पढ़ाया था। स्पियोज, स्पियोज क्या था, मिस्रियों द्वारा सूडान में बनाए गए गुफा मंदिरों को। तो गुफा मंदिर जो थे सूडान के अंदर, इनको क्या कहा जाता, स्पियोज कहा गया। असीरियनों को निकालने के बाद नए राजवंश की राजधानी थीबी के स्थान पर शेष बनी। यहाँ की कला श्वेत कला के नाम से जानी गई। ठीक है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। लिपि, लिपि कितने प्रकार की थी दोस्तों, 3 प्रकार की लिपि थी, हाइग्रोफिलिक, हीराटिक और दैमितिक लिपि। अब हाइग्रोफिलिक लिपि है, यह मंदिरों व स्मारकों में मिलती है। हीराटिक लिपि पुरोहितों के लेखन में, और दैमितिक लिपि का प्रयोग दैनिक व्यवहार के अंदर किया गया। मिस्र के अंदर ईसाइयों को कोप्ट कहा गया, और कोप्ट की भाषा व लिपि कोप्टिक कहलाई। शिक्षा के अंदर कहा था तो करवल थे, मंदिरों को ही करवल कहते थे, यहाँ पर शिक्षा मंदिर। मिस्री लिपि में 24 व्यंजन थे, ये मोस्ट है दोस्तों।
धार्मिक स्थिति, फराओं के ताज पर सूर्य का चिन्ह था। देवताओं की उपासना एकमात्र अधिकार था। अब देवता की उपासना कौन कर सकता था? केवल और केवल राजा कर सकता था। फराओ, फराओ क्या थे? सूर्य की संतान थी और सूर्यवंशी मानते थे खुद को। दक्षिणी मिस्र के चंद्रवंशी मानते थे और उत्तरी के सूर्यवंशी मानते थे। पेरी नामक एक इतिहासकार ने ये कहा है कि विभिन्न राजवंशों में जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की अवधारणा है वो मिस्र की ही देन है। जैसे कि आपको पता है राजस्थान के अंदर कुछ सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ चंद्रवंशी। तो इस तरह पुजारियों का कार्य, तो फराओं की व्यवस्था के कारण उपासना पुजारियों के द्वारा की जाती थी। युद्ध के समय सेना का भी संचालन, मंदिरों में शिक्षा भी देते थे। मिस्र में सबसे पहले राजकीय विद्यालयों की स्थापना हुई थी मंदिरों के अंदर। हर क्या था? हर एक पुरोहित था। यह 21वें वर्ष का संस्थापक था। पुरोहितों के पापमाचन पत्र बेचने शुरू कर दिए। शव के पास रखने से स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। इंटेलिजेंस, बाद में आपको पता है धर्म सुधार जब आंदोलन हुआ था तो इन इंटेलिजेंस की वजह से हुआ था। हालांकि इंटेलिजेंस पादरियों ने बेचे थे, तो ये एक तरह से पाप मोचन पत्रों का ही विकसित रूप था। होरस, साम्राज्य में प्रथम सम्मानित देवता होरस कहलाया और इस होरस को प्रकाश का देवता कहते थे। ये दक्षिण मिस्र के देवता थे दोस्तों, आपको पढ़ाया भी था। इसका धड़ मनुष्य का था, मुख बाज का था। 5वें राजवंश के काल के अंदर होरस का स्थान किसने ले लिया? रा ने ले लिया। अब है सूर्य पूजा। सूर्य पूजा किस रूप में? उत्तरी मिस्र के अंदर स्थान था ओनू और दक्षिणी मिस्र का स्थान था एडफू। तो यहाँ पर जो सूर्य पूजा है वो रे के रूप में की जाती थी और दक्षिणी मिस्र के अंदर होरस के रूप में की जाती थी दोस्तों। पक्षयुक्त सूर्य चक्कर ये मिस्र का राज चिन्ह था दोस्तों। बंदर के रूप में भी सूर्य पूजा यहाँ की जाती थी। थीबीज, थीबीज के अंदर एमन पूजा की जाती थी। एमन रे का बताया मैंने। थीबीज जो राजधानी थी। संयुक्त मिस्र के अंदर एमन रे की पूजा की जाती थी। प्राचीन युग में मिस्र के सर्वोच्च देवता यही थे। अखनाटन, अखनाटन ने एटन के नाम से सूर्य पूजा एकेश्वरवादी प्रारंभ की। इसका प्रतीक सूर्य चक्र को माना जो निराकार है। सीतु, सीतु किसको कहते हैं? आकाश का देवता। और सिन क्या था? चंद्रमा था। सीतु और सिन का ध्यान रखेंगे। हथोर, हथोर थी दोस्तों प्रेम की देवी, जिसको ब्रह्मांडीय गाय भी कहते हैं। परिवार मातृ सत्तात्मक था और मातृशक्ति आइसिस थी। ये मोस्ट है भाई। टा, टा क्या था? यहाँ कलाकारों का संरक्षक देवता टा कहलाता था। इसको देवताओं का हृदय भी कहते हैं। ओसिरिस, नील का पिता कहा जाता है। जल देवता, इसकी बहन का नाम क्या है? आइसिस। नील का पिता ओसिरिस कहा जाता है। होरस सेत को मारकर बदला लिया था। इसका पुत्र था होरस। प्रेह, कारीगरों का देवता प्रेह था। का किसको कहते थे? का कहते थे आत्मा को। ये बताया है प्रत्येक देवता को शक्ति प्रदान करती है विशेष प्रकार की आत्मा। मातृदेवी, मातृ है यहाँ ऋत की देवी, नियम व्यवस्था। तो मातृ देवी की पूजा यहाँ की जाती थी। आर्थिक जीवन, मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? इनका कृषि था। डेंकली का आविष्कार मिस्र में ही हुआ। साडफूने ऊंट से परिचित नहीं थे। बोझा किसके द्वारा ढोया जाता था? गधों के द्वारा। भारत से क्या आयात किया था? मसाले, रंग, पाउडर, चंदन, ये सब भारत से आयात करते थे। सूडान से सोना, हाथी दांत, गुलाम, ये सब सूडान से आते थे। समुद्र में चलने वाली नौका का सर्वप्रथम निर्माण मिस्र में ही किया गया था। मुद्रिका या अंगूठी ये मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। साहित्य, एक अभागी राजकुमार की कथा और दो भाइयों की कहानी, ये साहित्य के अंदर मिस्र के अंदर लोकप्रिय है। मिस्र की देन क्या है दोस्तों? ये मोस्ट है, ये इसको ध्यान से समझ लेना, यहाँ से प्रश्न आता है। केंद्रीय सत्ता, समाज व्यवस्था, प्रांतीय शासन, नौकरशाही का निर्माण, न्याय का सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक समाज, स्त्रियों का सम्मान। वैसे न्याय का जो है यह आपका रोम में भी मिलेगा। न्याय की विकसित न्याय संहिता मिलेगी, लेकिन
यहाँ पर न्याय का विकास था। बांधों व नहरों का निर्माण, खेती का आविष्कार, ये मोस्ट है। कृषकों से कर, बेगार, सामंतों, किसानों का शोषण मिस्र ने ही विश्व को सिखाया था। बहुदेववादी व केसरवादी विचारधारा, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखना, कलम व स्याही का प्रयोग, लेखन कला व 24 अक्षरों की प्राचीन वर्णमाला, ये मोस्ट है। लिपि इनकी हाइग्रोफिलिक थी, चित्रलिपि। देवालय को विद्यालय मानना सबसे पहले यहीं पर सीखा गया। विश्व में मुकदमे का प्राचीनतम परिणाम और श्रमिक विद्रोह का विवरण यहीं पर मिलता है। धूप घड़ी, जल घड़ी का आविष्कार किया गया। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से अनजान थे, ये ध्यान रखना भाई। सौर गणना का आधार पर विश्व का प्रथम पंचांग मिस्रवासियों ने ही तैयार किया था। जोड़ना, घटाना, भाग देना दशमलव पद्धति, लेकिन इनको गुणा व शून्य से परिचित नहीं थे। गुणा जोड़ जोड़ कर करते थे। पिरामिडों का क्षेत्रफल, मेन्सुरेशन के सिद्धांतों का आविष्कार किया गया था। सौर वर्ष, जलयान, एक वर्ष 12 माह है, 30 दिन एक माह है, और 5 दिन देवताओं के नाम पर थे। सौतिक पंचांग का प्रचलन था। विश्व की पहली औषधि संहिता। कांच का आविष्कार किया गया। कांच का आविष्कार हालांकि कुछ ईरान भी मानते, मेसोपोटामिया, लेकिन आपको मिस्र ही करना है, मिस्र ही सही है इसका। आमेनहतेप की तुलना तानसेन से की जाती है। विल ट्यूरेंट ने मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की जननी कहा है। अब मम्मी क्या है दोस्तों? मम्मी आपको पता है, मृतकों को रखने के लिए बॉक्स का प्रयोग करते हैं, उसको मम्मी कहते हैं। निर्देशों का संग्रह है, मृतकों की पुस्तक, पिरामिड टेक्सटेड, ये एक पुस्तक है यहाँ पर जो विशेष प्रसिद्ध है। पेपाइरस, उत्तरी मिस्र का जो राज चिन्ह था वो पेपारिस था। नौकाएं व कागज इससे बनाए जाते थे। और पेपी पुस्तक को बिब्लियोलिन। मस्तबा, मस्तबा का प्रश्न आया था दोस्तों। मस्तबा है सामंतों की आयताकार समाधियाँ की मस्तबा क्या है। और स्फिंक्स, स्फिंक्स क्या है? नरसिंह स्मारक है। अबुल होल, भय का पिता भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों पूरा मिस्र। पहले वाला वीडियो आप देख लेना, समझ लेना, और एमसीक्यू कर लेना। आप थ्योरी पढ़कर इन वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सीधे आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए पहले थ्योरी पढ़ लेना आप, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। धन्यवाद दोस्तों।